Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Respected students, today we'll discuss two assignments from Cherry Orchard, a tragic comedy play and a second plot of Cherry Orchard. Let's start. आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डज कॉमिक एलिमेंट इन द चेरी ऑर्चर्ड इन्हांस द ट्रेजिक इम्पैक्ट ऑफ द प्ले। ट्रेजिक इम्पैक्ट का जो इम्पैक्ट है प्ले के अंदर, उसमें जो कॉमिक एलिमेंट हो वो कितना उसको इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। इस चेरी ऑर्चर्ड अ ब्लेंड ऑफ स्माइल एंड टीयर, क्या ये दोनों का ब्लेंड है, क्या ये मिलाप है, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। पेज नंबर 95 है। जिंदगी जो है वो खुशी गमी का मिलाप है। अगर आप किसी से खुशियां छीन लेंगे, एक्सपेक्टेशन छीन लेंगे, तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। तो यू हैव टू लिव विद द गुड बैड, अप डाउन, स्माइल टीयर, हैप्पीनेस एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, टॉर्चर्स। सो दीज थिंग्स गो साइड बाय साइड। तो जब इस प्ले को लिखा, इस प्ले को जब एंटन चेखव ने लिखा, तो वो उसे, चूँकि वो एक शेखोफियन जो उसकी कॉमेडीज़ थी या उसकी जो स्टोरी थी, जो कॉमेडियन स्टोरीज वो लिखता था, तो वो उसने एज इट इज़ ही लिखा था, जैसे कि इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉमेडी। तो उसने उसको कॉमेडी लिखा, लेकिन जो डायरेक्टर था इसका स्टैनिस्लैवस्की ने जब इसको गौर से देखा, तो वो कहने लगा कि मुझे ये ज़्यादा ट्रेजेडी लग रही है। तो उसने जब इसको डायरेक्ट करवाया, क्योंकि वो डायरेक्टर था, तो उसने जब इसको डायरेक्ट करवाया तो उसने बतौर इसको ट्रेजेडी डायरेक्ट करवा दिया। जिसने इसको वॉच नहीं किया या जिसने इसे थॉरली नहीं पढ़ा, उसको ये ट्रेजेडी ही लगती है। लेकिन एनी हो, जो लिखने वाला, जो इसका राइटर है, वो कहता है कि मैंने इसको कॉमेडी लिखा था। The Cherry Orchard is a tragedy despite the fact that the Chekhov described it as a comedy. How far would you agree? तुम कितनी हद तक एग्री हो कि ये एक ट्रेजेडी है, जबकि इसका राइटर जो है वो इसको क्या कहता है कि ये मैंने कॉमेडी लिखी थी। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एग्री? आपने अगर इसको थॉरली पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बड़ी अच्छे तरीके से दोगे। डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ कॉमेडी। चेरी ऑर्चर्ड को एज अ कॉमेडी आपको क्वेश्चन किया है एग्जामिनर ने कि आपने उसको क्या साबित करना है एज अ कॉमेडी, तो आप उसको एज अ कॉमेडी साबित कर दें। वहाँ से जितने भी इसमें फार्सिकल इसके अंदर एलिमेंट हैं, जितने भी इसके अंदर कॉमेडियन एलिमेंट्स हैं, वो सारे उठा के आप डिस्कस करके आप उसको साबित कर सकते हैं। चेरी ऑर्चर्ड इज अ ट्रेजेडी डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शेखव डिस्क्राइब इट एज अ कॉमेडी। हाउ फार यू एग्री? तुम कितनी हद तक एग्री हो? यानी 2004 में भी क्वेश्चन आया, 5 में भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम अभी करने लगे हैं। पहली तो बात ये है, मैं थोड़े से मेन पॉइंट इसके डिस्कस कर लेता हूँ। कंट्रोवर्सी ओवर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्ले। जो इसकी इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स हैं उनकी मुख्तलिफ आरा हैं। बल्कि जो इसका खुद राइटर है वो भी कहता है कि मैंने तो इसको एज अ कॉमेडी लिखा था, लेकिन डायरेक्टर ने इसको बतौर ट्रेजेडी डायरेक्ट कर दिया। शेखव्स व्यूज़ ऑन द प्ले, शेखव का अपना जो व्यू है हम वो भी बताएंगे। प्रोड्यूसर्स व्यू ऑन द, और प्रोड्यूसर का व्यू, प्रोड्यूसर जो है वो इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। वो कहता है कि ज़िंदगी के अंदर चूंकि कॉमेडी ट्रेजेडी को हम आइसोलेट नहीं कर सकते या उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का नाम है, ज़िंदगी जो है अप डाउन का नाम है, ज़िंदगी जो दिन रात का नाम है, ज़िंदगी जो हैप्पीनेस और सैडनेस का नाम है, ज़िंदगी जो है गुड और इवल का नाम है, ज़िंदगी जो हैप्पीनेस, टीयर और हैप्पीनेस का नाम है। तो इसलिए कॉमेडी ट्रेजेडी जो है वो साथ साथ चलती है इंसान की ज़िंदगी में, इसलिए दोनों पहलू दिखाए गए हैं। तो इसमें जो है ट्रेजेडी का एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे वो घर जो उनके सामने जा रहा होता है तो वो उसके ऊपर बहुत मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, तो इट इज़ लाइक अ ट्रेजेडी। जैसे उसके बेटे की भी डेथ हुई, उसके हस्बैंड की भी डेथ हुई, फिर वो वहाँ फ्रांस में जाती है, तो वहाँ पे भी यानी हम इसे ट्रेजेडी भी बता सकते हैं
और कॉमेडी भी बता सकते हैं कि जब घर जो उनका बिक जाता है तो वो सारे कहते हैं अब हमें सुकून का सांस आया, तो इसका मतलब ये है कि वो खुश होते हैं। अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी की डेफिनेशन अरिस्टोटल ने क्या किया है हम इसको भी देखेंगे। ह्यूमरस एंड फार्सिकल एलिमेंट कॉमेडियन एलिमेंट, कॉमेडी से रिलेटेड एलिमेंट इन द प्ले कौन कौन से, यानी ह्यूमरस और फार्सिकल एलिमेंट कहाँ कहाँ है वो भी हम देखते हैं इसके अंदर। ट्रेजिक एंड पैथेटिक एलिमेंट्स कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट। द कंट्रोवर्सी over the interpretation of the tragedy of the Cherry Orchards, that the play is a tragedy or comedy is one of the intrigue। आपको पता है कि राइटर जो है वो कहता है मैंने इसको कॉमेडी लिखा है, चाहे वो पहले भी कॉमेडीज लिखता था, पहले भी उसकी जो शेखोफियन स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर था, तो उसकी जो शेखोफियन स्टोरी है, शेखोफियन स्टोरी से वो बड़ा मशहूर था, प्रोमिनेंट, और इस तरह की वो स्टोरीज लिखता था। तो इसी की तरह की ये कोई स्टोरी है। लोगों ने इसको पेस्ट्रल पोएम भी कहा, स्टोरी भी कहा उसकी, इसको एक ड्रामा भी कहा, इसको उन्होंने ट्रेजेडी भी कहा, लोगों ने इसको कॉमेडी भी कहा, यानी डिफरेंट नाम दिए हैं इसको। एक्चुअली द यूज ऑफ द ट्रेजेडी एंड द कॉमेडी इन द प्ले आर वेरी इनएक्सट्रिकेबली ब्लेंडेड, यानी ये इसको इस तरह से ब्लेंड किया गया, इतना इस पेचीदगी से ब्लेंड किया गया बाय शेखव। The problem of tragedy and comedy was produced from the difference between the writers and the producers concept of production। राइटर और प्रोड्यूसर दोनों के कंसेप्ट जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आप दोनों को बयान करेंगे। इन हिज लेटर शेखव कहता है नॉट अ ड्रामा बट अ कॉमेडी हैज अमर्ज फ्रॉम मी, मैंने तो इसको कहता है एज अ कॉमेडी ही लिखा था, इन प्लेस इवन एज फार्स, और एक कॉमिक, फार्स का मतलब लिखें कॉमिक, यानी मैंने इसको बतौर कॉमिक एलिमेंट ही इसके अंदर डाले थे और इसको मैंने कॉमिक ही लिखा था, एज अ ट्रेजेडी ऐसे कॉमेडी लिखा था। इन आंसर टू शेखव्स रिमार्क स्टैनिस्लेव्स्की द प्रोड्यूसर ऑफ द प्ले चैलेंज हिज व्यू, ही सेड, वो क्या स्टैनिस्लेव्स्की कहता है जो उसका प्रोड्यूसर था, दिस इज नॉट अ कॉमेडी और फार्स, ना तो ये कॉमेडी है ना ये फार्स है, ये क्या चीज है। वो कहता है एज यू रोट, जैसे तुमने कहता लिखा, इट इज अ ट्रेजेडी वट एवर वे आउट यू मे हैव फाउंड फॉर अ बेटर लाइफ इन द लास्ट एक्ट, यानी अगर हम इसके लास्ट एक्ट को देखें तो लास्ट एक्ट जब उसके हाथ से वो जा रहा होता है चेरी ऑर्चर्ड, तो वो एक ट्रेजेडी का एलिमेंट ही बनता है। तो कहता है ये मेरे नज़दीक वो ट्रेजेडी है, ये डायरेक्टर कहता है। The reason of the Stanislavski's challenge is that the situation presented in the play is basically pathetic। इसकी सिचुएशन बड़ी पैथेटिक है, बड़ी एक पेन को शो करती है, एक दर्द को शो करती है। तो वो कहता है जो सिचुएशन है ना इसकी ओवरऑल जैसे बनती है, उसके बेटे की डेथ होना, उसके हस्बैंड की डेथ होना, फिर उसको वहाँ से भी धोखा मिलना, फ्रांस से उसका वापस आना, फिर वो ना बचा सकना चाहिए और दैट ओवरऑल दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू स्टैनिस्लेव्स्की। अ फैमिली इज गोइंग टू लूज द रूफ ओवर द, यानी एक फैमिली है उसके सर से छत छीन रही है, तो डेफिनेटली एक ट्रेजेडी तो है। Once they were rich landlords and now the owner of the house are now living on the borrowed money because of the selling of the estate. Every character is worried. Labovs and her brother Gabe are emotional attached with the cherry orchard. She is torn between, वो दोनों में फंसी होती है दो सिचुएशन में कि वो क्या करे, बचाए ना बचाए, आए वापस ना आए। तो ये सिचुएशन जो है ये ट्रेजेडी को ज़ाहिर करती है। She is torn between her emotional loves and for the man in her love for her homeland। यानी फ्रांस में उसका अब्यूसिव लवर है, यहाँ पे उसका होमलैंड है। अब इधर और उधर दोनों साइड पे उसकी नजर रहती है, परेशान रहती है। Gabe is also emotional in his own way. Neither of them has a secure and certain failure to look up to. Gabe is object of pity for the childlike helplessness. Though these pathetic conditions of the main characters are very tragic, yet we can't neglect a lot of humorous and farcical situations. Chekhov himself was a superb humorist and he consciously used the theme humorously. चूंकि वो खुद एक humorous writer था, he is humor in his personality and he has written many
such kind of comedies, such kind of short stories, and he knows where to infuse humorous element. वो जानता है कि कहाँ डालना है humorous element, तो उसने वो भी उसमें डाला है. शेखर himself was a superb humorist and consciously used themes. उसने humorous जो theme है उसमें डाले हैं, humorously डाले हैं. He himself declared that the play was a comedy, even a vaudeville का मतलब लिखें शो करना, या वेडविल का मतलब ये भी लिख रहे हैं बर्लेस्क वो कहते हैं कॉमिक. इवन बर्लेस्क, वेडविल का मतलब लिखें बर्लेस्क इन द स्पाइट ऑफ पैथेटिक सिचुएशन एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स. यानी अगर इसमें कैरेक्टर जो हैं वो बर्लेस्क भी हैं तब भी कहता है कॉमेडी इवन अ वेडविल्स इन स्पाइट ऑफ द पैथेटिक सिचुएशन एंड सम ऑफ द कैरेक्टर. यानी इसमें पैथेटिक सिचुएशन भी है, साथ बर्लेस्क भी है, कॉमिक सिचुएशन भी है. फॉर एग्जाम्पल द लव अफेयर ऑफ द लवबॉब इज पैथेटिक बट इन अ सेंस इट इज अ लुडिक्रस. ये बड़ा लुडिक्रस, बड़ा कॉमिक भी है, बड़ा फार्सिकल भी नजर आता है, बड़ा चीप सा भी नजर आता है. कैसे कि वो अजीबोगरीब किस्म के किस एज में वो प्यार कर रही है, ये चीजें बड़ी लुडिक्रस सी लगती हैं. सो इज द याफिकोडफ लव फॉर द डुनाशा. अब याफिकोडफ जो है वो एक बूढ़ा सा शख्स है और वो प्यार करता है डुनाशा से, लेकिन डुनाशा जो है वो याशा को पसंद करती है. डुनाशा हर लवर फॉर द याशा एंड पिस्टिक्स फ्लैटरीज ऑफ द लवबॉब. और पिस्टिक जो है वो उसे वर्गला के और उसे बातों में लगा के वो कैसे पैसे लेता है लवबॉब से, फ्लैटरी लैंग्वेज से. His style of begging money for loans and trophy mobs inability to fall in love. Anya admirations of trophy mobs are high thinking, ignoring her need of his passionate love. Lopakin's inability to propose to Varya and Yasha's deprecating remark. Deprecating का मतलब होता है बुरे, low manner. Yasha's deprecating remarks about the people of the Russia appear pathetic. यानी याशा जो है वो पसंद नहीं करता रशियन लोग. अपीयर्स पैथेटिक कम ह्यूमरस. कम का मतलब देखें, इसका मतलब होता है विद. यानी ये किसके साथ है? ह्यूमरस के साथ है. पैथेटिक विद ह्यूमरस यानी वो पैथेटिक के साथ साथ ह्यूमरस बन जाते हैं जब वो रिमार्क, क्योंकि वो खुद भी तो रशियन ही है लेकिन वो साथ उनको क्रिटिसाइज कर रहा है अपने साथियों को. Some critics says the play is the true has plenty of emotional undercurrent. Undercurrent का मतलब लिखें atmosphere, situation, feeling. Undercurrent को कहते हैं. They are all the comic nature. That is to say that the ludicrous का मतलब लिखें मुज़हिका case. The ludicrous element is never missing from them. Gives frequent cues of billiards are very ridiculous of busting laughter lies in the Yaphikodov's case, who fails to realize the disqualifications in response of love. Trophy mobs eloquent speeches on the socio-political themes. मैंने बताया था ना कि ट्रॉफी मॉब जो है पोलिटिकल एक स्टूडेंट है और वो उसके ऊपर कमेंट करता है सियासत के ऊपर. In response to the Anya's passionate expression of love are truly farcical. यानी वो उसे प्यार करती है लेकिन वो उसे अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज या उसके ऊपर कमेंट करने की पड़ी है. Thus we can safely say that the Chekhov has very technically blended the tragic and the comic situation, because every scene and every character can be taken as tragic, comic and same time. यानी कैरेक्टर जो है वो साथ साथ ट्रेजिक और कॉमिक सिचुएशन लिए हुए है. लवबॉब, अब लवबॉब जो है वो ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, बेटे की डेथ हुई है और हस्बैंड की डेथ हुई है, अब्यूसिव लवर है, उधर से आई है, यहाँ पे डेट्स पे जा रही है, पार्टी कंडक्ट कर रही है, उनको मैनेज कर रही है, लोगों खुद पैसे नहीं है, कर्जा दे रही है. तो ये सारे फार्सिकल एलिमेंट है, मुज़हिका लिडिकुलस एलिमेंट है, कॉमिक एलिमेंट है. गेव एंड लोफाकिन्स आर बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक. लोफाकिन और गेव जो है ये दोनों कॉमिक है, ट्रेजिक भी है और कॉमिक है. लोफाकिन की जो लाइफ है जो उसने गुजारी है वो सारी क्या है, वो बड़ी पैथेटिक और बड़ी वो ट्रेजिक है, क्योंकि वो सर्फ रहा है, वर्कर रहा है सारी उम्र, अब वो तरक्की कर रहा है, अब उसने प्रोग्रेस की. यानी दोनों एलिमेंट है उसके.
एज अ क्रिटिक से द चेरी ऑर्चर्ड इनफैक्ट कन्फॉर्म्स होता है पूरा करना, पूरा उतरना, इंटायरली टू द एरिस्टोटल डेफिनेशंस ऑफ द कॉमेडी एज एन इमिटेशंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द लोअर टाइप। कॉमेडी जो है ना, उसने कहा था ट्रेजेडी जो है वो हर लेवल पे इमिटेशन है, यानी वो अजीम लेवल पे। लेकिन जो कॉमेडी या ट्रेजेडी जो है वो अजीम लेवल पे, बड़े लोगों की इमिटेशन, अजीम लोगों की इमिटेशन। लेकिन जब आप कॉमेडी की बात करते हैं तो वो लोअर लेवल पे होती है। डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लोअर टाइप हु आर नॉट बैड इन देमसेल्फ बट हुज फॉल्ट पोजेस समथिंग लुडिक्रस। उनकी वो खुद बुरे नहीं होते लेकिन उनके हुज फॉल्ट पोजेस समथिंग लुडिक्रस, उनके जो कैरेक्टर के अंदर ही कुछ लुडिक्रस एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप देख लें ज़रा, येफी कॉडफ को देख लें, याशा को देख लें, रुनाशा को देख लें, वैसे उनकी पर्सनालिटी के अंदर ही करैक्टर हैं लेकिन वो अपनी तरफ से ठीक ही होते हैं, जो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें लोगों की हेल्प भी कर रही है लेकिन वो किस टाइम पे करनी है वो नहीं देख रही। लगभग द चेरी ऑर्चर्ड इनफैक्ट कॉन्फॉर्म्स इंटायरली टू एरिस्टोटल डेफिनेशन, ये हमने पढ़ लिया नीचे है। फ्रॉम फ्यूडल पॉइंट ऑफ व्यू द प्ले इज अ ट्रेजिक एंड फ्रॉम द कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ कॉमिक। अब फ्यूडल जो लोग हैं उनके लिए तो ये ट्रेजेडी है, लेकिन जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं उनके लिए ये कॉमिक है। अब फ्यूडल लोग जो हैं उनका डाउनफॉल हो रहा है तो उनके लिए तो ट्रेजेडी है, लेकिन जो वर्किंग क्लास जैसे मिडिल क्लास के लोग, लोपाखिन जैसे लोग हैं, दिनाशा बार बार अपना ही, हाँ जी आगे देखिएगा। अ क्रिटिक सेज throughout the cherry orchard Chekhov places the actions on the canifigs between ये लिखा हुआ, ये नाइफ एज है, ये दो वर्ड्स इकट्ठे हुए हैं, इसको ज़रा ठीक कर लें। ये नाइफ एज है। थ्रूआउट द चेरी ऑर्चर्ड Chekhov places the actions on a knife edge between the laughter and tears। यानी पूरे चेरी ऑर्चर्ड में शेखव जो है वो एक्शन को किस में रखता है, यानी नाइफ की एज को, यानी जो उसकी नोक है नाइफ की, उसको लाफ्टर और टीयर के दरमियान रखता है, यानी दोनों को साथ साथ चलाता है। बट ही इंटेंड्स टू वेड ऑन द साइड ऑफ द कॉमिक, लेकिन वो ज्यादा साइड जो है कॉमिक, यानी बड़ा सीरियस एलिमेंट है कि आपको, लोपाकिन कहता है कि आपको इसको बेच के ये करना, वो कहती है बिल्कुल ये कॉमिक आइडिया है, एब्सोल्यूट आइडिया दे रहे हो तुम मुझे। हालांकि वो उसके फायदे की बात कर रहा था कि भाई इतना बड़ा चेरी ऑर्चर्ड है, कुछ हम कॉटेज बनाते हैं, कुछ कमरे बनाते हैं, किराए पे देंगे, आमदन आएगी, कैपिटल आएगा, फिर हम मजीद लोग इसका मॉर्टगेज अदा कर लेंगे। लेकिन वो कहती है एब्सोल्यूट आइडिया है, बुरा आइडिया है, ये आइडिया ठीक नहीं है। तो साथ साथ चलती है कॉमिक और ये दोनों चीज़ें। सीरियस उसे होना चाहिए था लेकिन वो सीरियस नहीं होती। नॉट अगेंस्ट it and comedy is thus reinforced to the title decisively in favor of the laughter। यानी हमेशा जो है वो ज्यादा जो है लाफ्टर साइड पे इसको रखता है, यानी कॉमिक एलिमेंट ज्यादा है। टू स्टेनिस्लावस्की द प्ले वाज अ ट्रेजेडी बिकॉज द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड सिंबलाइजेज द ओल्ड ऑर्डर्स एंड द पासिंग अवे ऑफ द ओल्ड ऑर्डर इज वेरी ट्रेजिक। Stanislavski himself was the member of the old order, that is why he did not like the transfers of the Gaves estate into the hand of an upstart businessman, whereas Chekhov's belonged to the lower orders and he did not dislike this change and find humor in it। अब देखें ये इंसान की, जैसे मैं आपके सामने 6 लिख दूं तो मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको कहूं कि ये 6 है, आप दूसरी साइड से उसे देखें तो आपको 9 लगे। असल में मसला यह है कि जिस सिचुएशन में, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिस आइडियोलॉजी के साथ आप किसी चीज को देख रहे हैं, मैं उस साइड से नहीं देख रहा। तो आपके लिए कोई चीज और हो सकती है, ये वेरिड हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू योर साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल ऑफ थॉट, your ideology have been formed, and it is according to epistemological, ontological, deontological और
एथिक्स, मेटाफिजिक्स, ये हर किसी की डिफरेंट होती है। सो दैट इज वेरिड अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजिकल, ओंटोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, ये सारे जो हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये सारे बिलीव्स हैं, आप समझ लें, ये समझ लें कि आपके बिलीव जो हैं वो किससे फॉर्म होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड थ्रू सोसाइटी, थ्रू स्कूल ऑफ थॉट, थ्रू द सेंटर, थ्रू द ट्रेनिंग सेंटर, थ्रू योर स्कूल। जैसे आप एक ESL अकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपकी बहुत सारी आइडियोलॉजी जो है वो मेरी थॉट से ममासलत रखती है, वो मेरी थॉट के साथ मिलती जुलती हैं, क्योंकि मैं आपको ट्रेन करता रहता हूं। जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से हम ताल्लुक रखते होते हैं वो काफी हद तक हमें ऑक्यूपाई किए होते हैं। तो इसी तरह स्टैनिस्लैव्स्की ओल्ड लोगों से ताल्लुक रखता है, और वो खुद भी एक लैंडलॉर्ड और इस तरह की खानदान से ताल्लुक रखता है। वो ये नहीं पसंद करता था कि छोटा बंदा ऊपर जाए और वो चीजों को ले ले, उसके लिए तो ये ट्रेजेडी थी, चेरी ऑर्चर्ड उसके हाथ में जाए। दूसरी साइड पे शेखव जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, तो उसके लिए तो ये नॉर्मल मामला था, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे थे, वो क्लास तो प्रोग्रेस कर रही थी। होप यू गॉट द पॉइंट। Summing up the discussion, it may be said that there are arguments on either side, but the writer's word count more than what the critic and producer say. यानी हमने क्रिटिक से ज्यादा उस बंदे को इंपॉर्टेंस देनी है जिसने ये लिखा है। तो हम बताएंगे यहां पे कंक्लूड ऐसे करेंगे, चूंकि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था, तो ये चीज जो है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी और आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, साइकोलॉजिकल सोशल बैकग्राउंड है, इसके अकॉर्डिंग से फॉर्म होती है। तो एंटन शेखव बिलोंग्स टू मिडिल क्लास एंड ही वाज आल्सो अप्रोरिंग लाइक द मिडिल क्लास. He was also uprooting his head and he was making progress. And the feudal lords and aristocrats, they were going downward. For the feudal lords, for the Stanislavski like people, for them it was like a tragedy. But for middle class people, it was comedy. मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कॉमेडी था, जैसे कि हमारा राइटर भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। तो but the writer's word count more than the critics and producer says, since Chekhov's called the play a comedy and conclusion should entire certainly weight that way. तो हम कंक्लूजन किस में देंगे कि हमारा राइटर जो है, चूंकि वो ही मिडिल क्लास था, उसने ही कमेंट कर दिया है कि भाई मैंने कॉमेडी लिखी थी, तो इट वाज मोर देन कॉमेडी, यानी इट वाज कॉमेडी रादर देन ट्रेजेडी, यानी ये ज्यादातर जो है वो ट्रेजेडी, वो कॉमेडी है। हाँ, इसके अंदर पैथेटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, साथ साथ उसने दोनों को साथ साथ चलाया, साइड बाय साइड चलाया। We can ourselves judge that the sale of the cherry orchard does not affect the owner terribly. लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि जब उसको सेल किया जाता है तो वो परेशान नहीं होते। जैसे गेव जो है वो भी कहता है जान छूटी, बहुत सारे कैरेक्टर हैं वहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमारी जान छूटी। तो यहाँ पे हम डिफेंड ये भी कर सकते हैं कि इट इज़ कॉमेडी बिकॉज लॉट ऑफ राइटर, ये लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो खुश हो रहे हैं उसके बिकने पे, कुछ नाराज भी हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये चेंज ही नहीं आनी चाहिए थी, ऐसे भी हैं। दे आर रादर रिलीव्ड। Why should anybody else mourn? Why should anybody else mourn the loss of the precious cherry orchard? Thus the play is exactly what Chekhov's meant to be, it to be comedy. यानी जो इसका एग्जैक्ट जो मतलब है ये कि ये कॉमेडी है, बिकॉज व्हाट राइटर इज सेइंग, बिकॉज आफ्टर व्हेन दैट वाज सोल्ड, some characters they were relieved, they were feeling well, they were seeing that it is good, because once it is sold they are getting relieved from their tensions, problems. It means that cherry orchard was troublesome for them. तो ये है जी हमारा टॉपिक, इसमें हमने चीज़ें देखी कि ये ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी से क्या ये ज़्यादा कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है। राइटर कहता है कि मैंने इसको कॉमेडी लिखा है, हम इसे बताएंगे कि उसने साइड बाय साइड दोनों को चलाया, कि करैक्टर जो हैं वो सीरियस भी हैं, नॉन सीरियस भी हैं। करैक्टर जो हैं वो एट द सेम टाइम अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ चीप एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो वी विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड, एंड दिस वे वी
एक्सप्लेन और आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि जी बोलिए। तो क्या पूछना चाह रही हैं, मतलब हमने डिस्कस तो तकरीबन सारे पॉइंट ही कर लिए हैं। पहली बात तो ये है कि करेक्टर जो है वो एक तो उसका कैंडी खाना वो भी इमेच्योरिटी को शो करता है, इट इज़ आल्सो कॉमिक एलिमेंट। और फिर चूंकि वो आई है फ्रांस से आई है और उसके साथ एक बड़ा सीरियस इशू हुआ है, तो शी शुड बी वेरी केयरफुल एंड शी शुड थिंक अबाउट, बिकॉज शी हैज़ कम बैक फ्रॉम फ्रांस एंड इन अ वे टू रेस्क्यू चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड को बचाने आई है, बट शी इज़ इन्वॉल्व इन पार्टी, लिख लें, शी इज़ इन्वॉल्व इन पार्टी विद डेट्स, she is inviting other people in her home, और she is enjoying the full aristocratic जो प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय कर रही है। ये एक तो ये है उसका ड्रॉबैक, ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है। फिर उसके बाद जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो पिस्टिक जो है वो उसको एडमायर करता है, फ्लैटर करता है, तो वो उसको क्या करती है, वो उसको पैसे दे देती है उधार, जबकि उसे नहीं देने चाहिए थे। ये कॉमिक एलिमेंट है, शी इज़ नॉन सीरियस। और इसके अलावा ये लिख लें कि जो याफी कॉडफ है वो भी एक इमेच्योरिटी को शो करता है कि ही नोज दैट याशा डनाशा शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद हिम। याफी कॉडफ जो है वो उसको पता है कि ये मेरे साथ इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम ओल्ड एनफ एंड आई एम अनएबल टू अप्रोच हर, लेकिन वो फिर भी उसके साथ एक ट्राइएंगुलर लव बनाने की कोशिश करता है और वो आगे मज़ीद किसी के साथ इंटरेस्टेड होती है। अब एक फिर उसके बाद याशा जो है वो भी एक बड़ी नॉन सीरियस औरत है कि वो उसे पता है कि डुनाशा जो है याशा जो है वो मेरे साथ खेल रहा है, शी इज़ जस्ट प्लेइंग विद मी, फिर भी उसको अलाउ करती है कि ही शुड बिल्ड फिजिकल रिलेशन विद। ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है। इसके मज़ीद इसके साथ जो याशा है, याशा जो है वो गालियाँ देता है, वो फ्रेंच लोगों को डिसलाइक करता है जबकि वो खुद भी फ्रेंच है। So he should not do that. He is disliking, he is disdaining. तो ये भी एलिमेंट एक शो लिख लें। और उसके अलावा एक और इसके अंदर एक कॉमिक एलिमेंट है, फॉर मी इट्स अ कॉमिक एलिमेंट, जो यहाँ पे फ़र्ज होता है, FIRS, फ़र्ज जो है वो एक ओल्ड मोर देन 90 ईयर ओल्ड है और वो कहता है कि हमें आज़ाद, ये जो किंग ने हमें आज़ाद कर दिया है, बादशाह ने, ये भी ठीक नहीं है, यानी वो आज़ादी को ही, ये भी एक किस्म की एक पैराडॉक्स है, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है उसकी कि हमें आज़ाद नहीं होना चाहिए, हमें वी शुड लिव लाइक इन सर्फ लाइक एक्टिविटी एंड वी शुड एंजॉय। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप डिस्कस कर देना। It's also farcical element that I was just wasting my time, she is saying that। आप कह लें कि इसमें भी वहाँ पे मैं अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रही थी, कोई इस तरह की वो एक्टिविटी बताती है। तो नॉन सीरियस के साथ सीरियस जो है वो साइड बाय साइड चलता है, ये लिख दीजिएगा। बाकी इसकी मैं असाइनमेंट बना के आप हाँ जी वो भी डाल दीजिएगा। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट कुछ बना के सेंड कर दूंगा, कोई पॉइंट इसके एलिमेंट्स सारे वो आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये कोई मसला नहीं है, आपके पास इतनी, ये भी आप लिख देंगी तब भी गुजारा हो जाएगा, अपने पास से भी लिख देंगी तो आपको बहुत बड़े पॉइंट मिल जाएंगे, डोंट वरी। अगली असाइनमेंट जो है वो हम देख लें, फिर उसके बाद देखिए मैं पहले कहता हूँ ये जो बुक्स होती हैं ना, ये बुक्स लिखी हैं उन्होंने अपने पैसों के लिए, जस्ट लोगों बच्चों को जस्ट एक उनको, असल में ये उसके आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। इसको अगर हम कॉपी करते हैं तो ओवरऑल हमें वो इतने मार्क्स नहीं मिलते, बहरहाल गुजारा हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये वो वाला हिसाब है।
लेकिन हमने इससे वी हैव टू राइट समथिंग मोर, इसीलिए मैं आपको असाइनमेंट कुछ ना खुद देता हूँ बना के। तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक असाइनमेंट जो है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं अपनी तरफ से बना के लिखवा दूँ, तो वो आप डाल लीजिएगा। अगला देखिएगा, डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सब प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड। 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट हैज़ बीन सेड दैट द चेरी ऑर्चर्ड हैज़ नो प्लॉट वट एवर, डू यू एग्री, सब्सटेंशिएट योर आंसर। जी नहीं, आप एडिट नहीं थे, हमें पता ही नहीं चला कि आप डिस्कनेक्ट हैं। और आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है या नहीं? आप जस्ट बताएं कि आर वी आर ऑडिबल टू यू। चलें, इनको दोबारा इन्हें कहें कि लीव करके दोबारा ऐड कर लो, दोबारा ऐड करो और ऐड कर लिया करें। मैं तो फिर पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता चलता। ऐड कर लो ऐड। हाँ जी, फौजिया को ना पॉइंट बता दो। अब क्या नाम है आपका? अली साहब इनको पॉइंट बता दें, बता दें। डोंट वरी, कोई नेट का इशू है, नेट का इशू है। नहीं फौजी आप टेंशन ना लें, मैंने सारे अच्छा अच्छा हम्म 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 हम्म। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे ये पूरी दुनिया में। ऐसा तो क्या, दो असाइनमेंट अब हम प्लॉट को पढ़ने जा रहे हैं, प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि इसके ये ट्रेजी कॉमेडी है, वो ख़त्म होगी, वो आपको समझा देगी अलीसा, बाद में डिस्कस कर लिखवा देगी कुछ पॉइंट। अच्छा, प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, यानी इसका प्लॉट क्या है कि इसके प्लॉट को हमने डिस्कस करना है कि विच काइंड ऑफ प्लॉट है, लूज प्लॉट है या कोई प्लॉट है ही नहीं। इसका प्लॉट होता है स्टोरी। मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ, आपको प्लॉट याद रहे। अगर आपने शेक्सपियर का हैमलेट को पढ़ा है या मैकबथ को पढ़ा है या आपने ओथेलो को पढ़ा है, आपने कोई अगर शेक्सपियर का प्ले पढ़ा हुआ तो मुझे अपने लफ्ज़ों में सुनाएं स्टोरी। आप ओथेलो पढ़ा होगा आपने यकीनन, ओथेलो की स्टोरी आप अपने लफ्ज़ों में सुनाएं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में मुझे बतानी, कोई बता दे आप में से, नहीं तो फिर मैं, हाँ एडिपस रेक्स का बता दें, या आप एडिपस रेक्स का नहीं आता तो ओथेलो का बता दें शेक्सपियर का। उसके प्लॉट जो है ना ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ शेक्सपियर के एपिसोडिक है, सुना दें सुना दें सुना दें। चलें फौजिया ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें
प्लॉट वो होता है, अरिस्टोटल ने कहा था कि प्लॉट जो है वो किसी भी प्ले का, किसी ट्रेजेडी का एक असेंशियल, एक बुनियादी एक जुज होता है, एक बुनियादी हिस्सा होता है। यानी इसके बगैर जो है ना, करैक्टर के बगैर यानी बन सकती है ट्रेजेडी, लेकिन प्लॉट के बगैर नहीं बनती। ये वैसे उसका मानना था अरिस्टोटल का। अब देखिए मैं आपको जरा बताता हूँ, यानी आपको करैक्टर याद ना भी हो, आप तब भी स्टोरी जो है ना तब भी आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बादशाह था, शेक्सपियर ने लिखा है किंग लियर। एक बादशाह, उसकी 3 बेटियां हैं, एक बादशाह है, उसकी 3 बेटियां हैं, एक का नाम है गोनरल, एक का नाम है रैगन, एक का नाम है कॉर्डेलिया। वो अपनी बेटियों से कहता है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तीनों कहती हैं, बताती हैं मैं चांद सूरज सितारों से ज्यादा तुम्हें बाप मोहब्बत करती हूँ। रैगन बोलती है, गोनरल बोलती है, तो कॉर्डेलिया कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी होगी मेरी हाफ ऑफ लव जो है मेरा उधर ट्रांसफर हो जाएगा मेरे हस्बैंड की तरफ। तो वो कहता सोच लो, कहती नथिंग, वो कहता नथिंग विल गेट नथिंग। उन सारों को सारी दौलत दे देता है और अल्टीमेटली वो उसे घर से निकाल देती हैं और जिसको वो कुछ नहीं देता वही उसको संभालती है। अब देखिए ओवरऑल ये स्टोरी कितनी अच्छी है सुनानी, क्योंकि इसका प्लॉट बड़ा ठोस है। तो अगर किसी स्टोरी का प्लॉट जो है वो ठोस होता है, उसको एक्सप्लेन करना, बात करना, उसको डिस्कस करना बड़ा आसान होता है। चाहे आपको, मुझे अब बहुत सारे कैरेक्टर याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टोरी जो है वो बता दी, ठीक है। तो बगैर कैरेक्टर के भी स्टोरी जो अगर याद जो रहती है आपको, वो उसका प्लॉट होता है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं प्लॉट है, लेकिन उस तरह का शेक्सपियर जैसा प्लॉट नहीं है। लेट्स सी। The Cherry Orchard is often accused of having no plot, and it is true that the story gives no indications of the play's content or meaning. Nor does the play have a thesis, through many attempts have been made to attribute a thesis to it. Its freedom from the mechanical order of the thesis or the intrigue is the sign of the Chekhov's realistic art. थीसिस का मतलब होता है मकाला, थीसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ओवरऑल जो मिनट से उसकी एक समरी है, उसको कहते हैं। द चेरी ऑर्चर्ड हैज बीन कॉल्ड द ड्रामा ऑफ द पैथेटिक मोटिवेशंस, अ थिएटर पोएम, यानी इसको थिएटर पोएम भी कहते हैं, इसको पेस्टोरल पोएम भी कहते हैं, इसको मैंने बताया शेखोवियन कॉमेडी भी कहते हैं, इसको ट्रेजेडी भी कहते हैं, इसको ड्रामा भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, क्रिटिक्स ने नाम दिए हुए हैं। आप जिस क्रिटिक को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा ये क्रिटिक ठीक कहता है। आप स्टैनिस्लैव्स्की को पढ़ेंगे जो उसके बारे में कमेंट देता है, तो आप कहेंगे स्टैनिस्लैव्स्की ठीक कहता है। आप शेखव के कमेंट को पढ़ेंगे आपको शेखव अच्छा लगेगा। आप दूसरे दीगर क्रिटिक्स ने जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके पढ़ोगे तो वो आपको लगेगा कि वो ठीक कह रहे हैं। तो ये है, जिस क्रिटिक को आप पढ़ोगे इसके बारे में वो क्रिटिक जो हमने मानना है ओवरऑल के राइटर खुद क्या कहता है, इंपॉर्टेंस उसको देनी है। The family that owns the old estate is all but bankrupt, and the question is how to prevent the bailiffs from the selling the estates of their debts. अब उसको बचाना है, ये एक इशू है, और इसको देखते हैं कि कैसे बचाती है इसकी हीरोइन जो इसकी प्रोटैगोनिस्ट है, जबकि वो बिल्कुल सुस्त रहती है। लोपाकिन who was the family were formerly a serf on the estate is now rapidly growing rich as a businessman, and he offers a very sensible plan to chop down the orchard, divide the property into small lots and sell them off to make a residential suburbs for the growing industrial towns nearby. समरी प्लॉट और चीज होता है, समरी और चीज होता है। समरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लॉट एंड समरी। समरी का मतलब होता है कि किसी को पूरी चीज़ को समराइज करना। प्लॉट जो है इट इज़ अ स्टोरी इन फैक्ट, एंड स्टोरी इन अ कंसाइज फॉर्म दैट यू कैन रिमेंबर इवन इफ यू फॉरगॉटन द कैरेक्टर्स। प्लॉट जो है बगैर कैरेक्टर के भी याद रहता है और वो अपनी वैल्यू रखता है। वो एक सिस्टमेटिक और इंटरवोमन होता है, एक दूसरे ओवरऑल शुरू से आखिर तक जुड़ा होता है। अगर आप किसी को बता दें तो ओवरऑल उसको मूवी जो है, मूवी का भी प्लॉट होता है। आप मूवी बता दें कि भाई इतने करैक्टर हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन से मिलता है, उसके बाद इनको प्यार हो जाता है, उसके बाद शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद मर जाता है। लो जी, पूरा जो प्लॉट है मैंने आपको बता दिया। आप आसानी से उसको आप समझ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो समरी इज बेसिकली समराइज वट एवर यू हैव, तो उसको समराइज करना, और है प्लॉट जो है वो एक किस्म की एक ओवरऑल एक कंसाइज स्टोरी है।
Lopakhin, who was a family were formerly serfs on a estate, is now rapidly growing rich as a businessman, and he offers a very sensible plan to chop down. Chop down का मतलब होता है cut down the orchards, divide the property into small lots, and sell them off to make the residential suburbs and growing the industrial town nearby. But this would save what Lubboffs and her brothers find valuables in the whole state. यानी ये उनको पसंद नहीं आता. They cannot consent होता है रजामंद होना, acknowledge करना, to the destructions of the orchard. They can't find, earn or borrow the money to pay their debt either. And in due course the state is sold at auction. फिर वो उसे auction कर दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है. तो लोपाकिन himself, लोपाकिन ही उसको खरीद लेता है. To pay, the play may be briefly described as a realistic ensemble. Ensemble का मतलब लिखें as a body. अगर इसको एज अ बॉडी देखा जाए, एज अ फॉर्म देखा जाए, तो ये क्या करता है, एज अ बॉडी पैथोस को बताता है, पेन को दिखाता है. द कैरेक्टर्स ऑल सफर्स द पासिंग ऑफ द स्टेट होता है वो जो पूरा एक उनका वेला है या पूरा जो एक उनकी वो प्रॉपर्टी है. स्टेट्स इन अ डिफरेंट वेज दस अडम्बरेटिंग का मतलब लिखें फोरटेल, पेशन गोई करना, प्रोफेसी करना, फोरटेल. Thus adumbrating this change at a deeper and more generally significant level than that of any individual's experience. आगे देखिएगा. Though the actions which Chekhov choose to show outstage is pathetic suffering and perception, it is a complete, the cherry orchard is constituted before our eyes and then dissolved. अच्छा जी, the first act is prologue. पहला एक्ट जो है वो इसका प्रोलॉग है. प्रोलॉग का मतलब होता है किसी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं. द फर्स्ट एक्ट इज अ प्रोलॉग. पहला एक्ट जो है वो कहता है कि इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन है. इट इज ओकेजन्स ऑफ द Lubboffs रिटर्न फ्रॉम द पेरिस टू ट्राई टू रिज्यूम हर ओल्ड लाइफ. चूंकि वो कहाँ से आई है, वो फ्रांस से आई है. तो फ्रांस का जो ओवरऑल उसका जो प्रोलॉग है पहले बताया जाता है कि जी वो वहाँ थी और वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, ओवरऑल एक ट्रेजेडी हुई, उसका अब्यूसिव लवर था और उसने उसको धोखा दे दिया और अल्टीमेटली समथिंग लाइक दैट. इट इज़ अ प्रोलॉग, ये एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है. इट इज़ ओकेजन्स ऑफ द Lubboffs रिटर्न फ्रॉम पेरिस टू ट्राई टू रिज्यूम हर ओल्ड लाइफ through her eyes and those of her daughters Anya, as well as from the complementary perspective of the Lopakhins and Trofimov. We see the state as it was in the round, in its many possible meanings. The second act corresponds to the agonies. It is in this act that we become aware of the conflicting values of all the characters and the effort they make off stage to save this orchard. यानी इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से करैक्टर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए. और डेफिनेटली कोशिश कौन करता है, एक तो लोपाकिन जो है वो करता है कोशिश कि भाई इसे बचा लिया जाए, लेकिन दूसरे करैक्टर जो हैं वो बड़े लेजी नज़र आते हैं. द थर्ड एक्ट कॉरस्पॉन्ड टू द पैथोस एंड पेरीपिटी. पेरीपिटी का मतलब क्या होता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म. The occasions is a rather hysterical party which Lubboffs give while her estate is being sold. ये अंडरलाइन कर लें कि ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है, नॉन सीरियस एलिमेंट है. that her estate is being auctioned while she is making merry. तो वो एक कॉमिकल एलिमेंट है कि उसे सीरियस ही नहीं है. और actions in the nearby towns, it ends with the Lopakin's announcement in the prides and the bitterness of the guilt that he was the purchaser. वो फिर ऐलान करता है कि वो परचेजर है. द लास्ट एक्ट इज द एपिफिनी. एपिफिनी का मतलब लिखें किसी का इंट्यूटिव नॉलेज को कहते हैं एपिफिनी, फ्लैश इनसाइट, और किसी का जो विजन होता है उसको एपिफिनी कहते हैं. द लास्ट एक्ट इज एपिफिनी. वी सी द एक्शंस
now completed in a new and ironic light. The occasions in the departure of the family, the window are boarded up, the furnitures piled in the corners, फर्नीचर का एक साइड पे इकट्ठा होना कॉर्नर में, द बैग्स और बैग जो है वो पैक होते हैं, ये सारा सिंबॉलिक है कि अब जो है जो छोटी क्लास है वो ऊपर आ रही है और बड़ों के जो है सब कुछ पैक हो रहे हैं, फर्नीचर हो या चीज़ें हों, ये सारे सिंबॉलिक हैं. All the character feel and the audience see in the thousand way that the wish to save the orchard has amounted in the fact destroying it. The structure of each act is based upon the more or less ceremonious social occasions. अब मोस्टली जो एक्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि वो पार्टी कंडक्ट हो रही हैं, सोशल गैदरिंग हो रही है, लोगों को पैसे दे रही है, अरिस्टोक्रेटिक जो अपने अंदाज है, शाहाना अंदाज को मेंटेन किए हुए है, जबकि ये सारा कॉकटेज था, ये सारा दिखावा था. नथिंग was serious over here, nothing was real over here because she is not having so much money, she was also borrowing money. वो खुद भी तो वो borrow कर रही थी ना, लोन ले रही थी. In the आगे देखिए, in the use of the social ceremony, arrival, departures and anniversary parties, Chekhov is अकिन होता है किसी चीज का किसी की तरह झुकाव होना, इज अकिन टू द जेम्स. His purpose is the same as to focus attentions on the actions which all shares by analogy instead of upon the reasoned purpose of any individual as Ibsen does in the drama of ethical motivation. Chekhov uses the social occasions also to reveal the individual in a moment when he is the least enclosed in his private rationalizations and most open disinterested inside. In fact, जितने भी अगर देखें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो एलिमेंट है ना, वो मॉडर्न राइटर्स जैसे हमारे पास जेम्स जॉयस है, जैसे हमारा इब्सन है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, तो ये खुद भी एक मॉडर्न राइटर है, तो ये लोग यूज़ करते हैं. अब ना कि ये पूरी स्टोरी बनाता कि पहले पूरा दिखाता कि ऐसे उसका बच्चा डूबता है, ऐसे उसके हस्बैंड की डेथ होती है, ऐसे वो अब्यूसिव लव, वो स्टार्ट ही इससे करता है कि अब्यूसिव लवर जो है उसने उसे छोड़ दिया है, वहाँ से वो वापस आ रही है, पहले उसके हस्बैंड की, ये होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये मॉडर्न टेक्निक है. Chekhov takes pain to shows his character from the two different angles. The stories about the characters and the actions of the characters. On stage, Lopakhin, for example, is a man of action like one of the new capitalistic in Gorky's play. और उसके बाद जी Chekhov's all the great artists of the modern times rejected these standard motivations as both stale and false. Stale का मतलब लिखें weak, dried. Chekhov's methods, as Starks Young put it in the preface to his translations of the Seagulls, Stark का मतलब लिखें simple, blunt, is to take actual material such as we find in the life and manage it to such a way that the inner meanings are made to appear. On the surface, the life in his plays is natural, possibles, and times in effect even casuals. इसमें वो बता रहा है कि it takes actual material such as we find the life managed in such a way that the inner meanings are made to appear, कि वो overall उससे inner meaning निकालता है, जो whatever he explain, he gives the inner meaning what is inside the character. The Cherry Orchard is a symmetrical place with a well-knit plot. All the events contribute to the development of the plot and the plot move forward in a smooth manner. There is nothing superfluous. Superfluous होता है कोई बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बयान नहीं की गई. There is no deviation, deviation भी नहीं है, बड़ा systematic manner से इसने बनाया. As a matter of fact, the play exists at two levels, the individual level as well as social level. At the individual level, it is a tragedy of aristocratic family who is on the brink of the bankruptcy. The member of his family lack flexibility. They can't adjust themselves to the changing socio-economic condition. In the wider social perspective, the play is the apostle of the rapidly changing social system. एक साइड पे तो सोशल सिस्टम जो रैपिडली चेंज हो रहा है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका इन्फॉर्मर है ये प्ले. अपोस्टल का मतलब अ पर्सन हु इज गोना वार्न यू, इन्फॉर्म यू
किसी चीज़ का मैसेज देने वाला, उसको अपोस्टल कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि एक साइड पे तो बैंक्रप्सी को शो करती है, अरिस्टोक्रेटिक और फ्यूडल लॉर्ड्स जो लोग हैं, दूसरी साइड पे जो दूसरी चेंजेस, सोशल जो चेंज है उसका इन्फॉर्मर है ये प्ले। द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम इज क्रम्बलिंग डाउन, एंड द क्रम्बलिंग डाउन होता है लड़खड़ाना। द न्यू सोशल ऑर्डर इज अमर्जिंग आउट ऑफ द एशेज ऑफ इट्स एशेज, उसकी राख से नया सोशल ऑर्डर जो है वो निकल रहा है। वी डू नॉट फाइंड कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर तो इसमें आपस में नहीं लड़ते, लेकिन ओवरऑल जो है चेंजिंग हम देखते हैं। As we do in the traditional drama, again the characters are not divided into heroes and villain. Unfortunately, they fail to adjust themselves according to the changing time. लेकिन वो changing time को adjust नहीं कर पाते. So we find a conflict between character and new emerging social order. Hence this play we find the blend of tragedy and comedy. हम comedy और tragedy का blend देखते हैं. The play is a tragedy from family point of view whose future are fastly dwindling. Dwindling का मतलब लिखें decline, तबाह होना। हम ये ट्रेजेडी देखते हैं उन ग्रुप ऑफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका जो डिविंडलिंग फ्यूचर बन रहा है या जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जो डिक्लाइन हो रहे हैं। बट ऑल द कैरेक्टर आर फाइन स्टफ for comedy because they are unwilling to learn from their mistake or budge an inch from their stand। यानी वो जैसे होता है ना, एक करेक्टर है ना तो वो राउंड करेक्टर होता है, एक होता है फ्लैट करेक्टर, एक होता है राउंड करेक्टर वो चीज़ों से सीख जाता है, एक होता है स्टेबल करेक्टर, कॉन्स्टेंट करेक्टर, वो वैसा ही रहता है जो भी होता है इसके। ये कॉन्स्टेंट करेक्टर लगते हैं, सीखते नहीं हैं। द प्ले लीव द इम्प्रेशंस दैट while change has come देर इज मोर वर्क टू बी डन। ले जी, इसके अंदर भी उसने बताया कि बड़ा सिस्टमेटिकली उसने अरेंज किया है। हर एक्ट के अंदर उसने पहले वो उसका प्रोलॉग देता है, उसके बाद उसकी जो करैक्टर हैं उनके बारे में मज़ीद बताया जाता है। और मॉडर्न राइटर के जैसा ही उसका स्टाइल है, जैसे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते हैं और मॉडर्न टेक्निक से लिखते हैं, तो वो भी ये भी एक मॉडर्न टेक्निक से लिखता है। ओल्ड नहीं है कि करैक्टर को आपस में लड़ाता नहीं है, रादर उनके अंदर एंटेगोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट नहीं बांटे हुए कि वो लड़ रहे हैं, रादर ही इज शोइंग द सोशल स्ट्रक्चर हाउ चेंजेस हैव अकर्ड। तो ये बताता है कि चेंजेस जो है कैसे आई हैं। एक साइड पे तो ये एक इन्फॉर्मर है प्ले कि जो चेंजेस आई हैं, और दूसरी साइड पे वो जो सोशल पॉलिटिकल जो लेवल चेंज हो गया है वो भी बताता है कि कैसे मिडिल क्लास जो है वो ऊपर आ चुकी है।